मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत। आज जो है हम लोग देखेंगे साख। ठीक है, साख किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है कि साख किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साख क्या है। ठीक है, साख का तात्पर्य है कि जब हम कभी ऋण लेते हैं तो हमें ऋण प्राप्त करने के लिए या हमें जो ऋण देता है वो हमारी स्थिति को देखकर ऋण देता है। ऐसा नहीं है कि कई बार आप बैंक जाते हैं, आपको जितने ऋण की आवश्यकता है उतना ही ऋण वो दे देता है। नहीं, वो आपकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने के पश्चात जो है आपको ऋण प्रदान करता है। तो जो आपकी स्थिति होती है वही आपकी साख कहलाती है, क्योंकि आपके साख के मुताबिक ही जो है आपको ऋण मिलता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, घर बनाते हैं, दुकानें या गाड़ियां खरीदते हैं। तो कई बार जो है हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमें क्या होता है, ऋण लेना होता है। ठीक है ना। तो ये ऋण की जो पूर्ति है हम बैंक से या अपने किसी परिचित से, साहूकार से या अपने रिश्तेदारों में किन्हीं लोगों से ऋण की प्राप्ति करते हैं। साख का मतलब बुक में क्या दिया हुआ है कि ऋण या ऋण जैसी जो परिस्थिति है वो साख कहलाती है। ठीक है ना। इन साख इसके माध्यम से जो है हम ऋण प्राप्त करते हैं। आप भी देखेंगे कि आपके घर या गाड़ी के लिए आपने जो है बैंक से या कभी कभी हम अपने किसी परिचित से जो है ऋण लेते हैं। ऋण के एवज में जो है हमें एक निश्चित ब्याज भी चुकानी पड़ती है जो उस ऋण के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो साख का तात्पर्य है कि हमारी वित्तीय आकलन के हिसाब से जो हमें ऋण प्रदान किया जाता है वह हमारी साख कहलाती है। अर्थात अगर हम जिस मात्रा में ऋण लेते हैं और उसे छूटने की जो क्षमता रखते हैं वो ही हमारी साख कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऋण को हम और कैसे समझ सकते हैं। साख हमारे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूरी करने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारी तात्कालिक क्रय क्षमता अर्थात खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। वहीं बैंक या फिर व्यक्ति हमें ऋण के एवज में ब्याज के रूप में किराया प्राप्त करते हैं कि हम कभी जब अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेते हैं, इससे हमारी क्या होती है, क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कि पहले हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उस चीज़ को खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हमने ऋण ले लिया है तो हमने उस चीज़ को अब क्या कर लिया, क्रय कर लिया। इस प्रकार जो है हमारी क्रय क्षमता में वृद्धि हुई। लेकिन हम जिससे ऋण प्राप्त करते हैं उससे हम ब्याज देते हैं और ब्याज के रूप में जो है वो व्यक्ति या संस्था या बैंक जो है हमसे क्या प्राप्त करता है, किराया प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, यह ब्याज हम बैंक के पैसों को उपयोग करने के बदले में किराए के साथ जो है कुछ अंतराल में जो है उसे एक राशि के साथ चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहाँ एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती है, वहीं दुकानदार की कुछ चीज़ें जो है बाजार में ग्राहकों की ऋण सुविधा देने पर बिक जाती है। ठीक है ना। एक तो जो है हम कुछ चीज़ें जो है ऋण के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरा हमारे ऋण के प्राप्त करने की वजह से जो है बाजार की जो कुछ वस्तुएं हैं वे भी बिक जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तक जो है हम उसे खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब हमारे पास ऋण आ गया है, हमने कहीं से कर्ज ले लिया है, तो हमारे पास जो है वित्तीय क्षमता बढ़ गई है, जिससे बाजार की जो है वो वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। आइए हम इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सुरेश, आपकी बुक में दिया हुआ है, सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है और वह अपने लिए घर बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो है उतना पैसा नहीं है कि वह घर बना सके। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि वह बैंक से ऋण लेता है, होम लोन लेता है, और उसको जो है बैंक द्वारा जो है लोन प्रदान कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि उसकी क्षमता बढ़ गई। पहले तक जो है वो घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, पर अब जो है उसके पास पैसे आ गए हैं। सुरेश जो है बैंक से ऋण लेकर मकान बनाने के लिए जो है क्या करता है कि सामान खरीदता है, या दूसरे शब्दों में कह दें कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो मकान बनाएंगे, उससे क्या होता है, उन लोगों की आय बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तक उनके पास काम नहीं था, अब सुरेश ने चूंकि ऋण ले लिया है, अपने मकान का काम प्रारंभ करेगा तो अब इनको काम देगा, तो इनसे क्या होती है, इनकी आय बढ़ जाती है। सुरेश का नवनिर्मित मकान या ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रहता है। जो सुरेश ने ऋण लिया है उसका भवन बन जाता है, मकान बन जाता है, परंतु जो है जिससे उसने ऋण लिया है, किसी बैंक से लिया है, किसी संस्था से लिया है या किसी व्यक्ति से लिया है,
उसके पास जो है वो क्या रहता है, बंधक के रूप में रहता है। और जितने सालों के लिए उन्होंने ऋण लिया है उतने सालों के लिए जो है वो बंधक के रूप में उसके पास रहता है। जैसे जैसे वो ऋण चुकाते जाता है और लास्ट में जब वो पूरा ऋण ब्याज से चुका देता है तो उसका भवन से वापस मिल जाता है। प्रायः सभी प्रकार के ऋण या नगद समितियों को बंधक रखने पर ही प्राप्त होती है। यह ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। सकारात्मक भूमिका अदा क्यों करता है? क्योंकि आपने यदि ऋण लिया है और आपके मकान, दुकान या जिन भी चीज़ों के लिए ऋण लिया है वो बंधक नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपके अंदर उसे छुड़ाने की या आपके द्वारा जो लिया गया ऋण है उसे देने की भावना नहीं रहेगी। और जो भी संस्था ने ऋण दिया है उसको भी किसी भी प्रकार का ठोस आधार नहीं रहेगा आपसे पैसा वसूलने का। तो इसलिए जो है ये एक सकारात्मक भूमिका बनाते हैं। और कोई भी संस्था, बैंक इसी प्रकार के बंधक रखने के बाद ही जो है आपको ऋण प्रदान करती है। इसलिए जो है ये सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। परंतु हर जगह जो है यह सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं, या ऋण से जो है हमेशा जो है अच्छी चीज़ें नहीं होती है। कई बार ऋण की वजह से जो है हम कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक छोटी सी किसान है स्वप्ना, जो अपने 3 एकड़ के खेत पर जो है मूंगफली की खेती करती है। खेती करने के लिए जो है उसने एक साहूकार से कुछ रुपए कर्ज में लिए कि वो सोची कि भाई फसल होगी अच्छी, फसलों को बेच करके जो है मैं अपना कर्जा छूट दूंगी। फसल में कीड़े लग गए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं हुई और सारी फसल खराब हो गई। अब क्या हुआ, जो उसने कर्ज लिया था वो साल भर में कर्ज की रकम जो है काफ़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होने की वजह से जो है वो उस कर्ज को नहीं छूट पाई। दूसरे वर्ष जो है वह पुनः कर्ज लेती है और इस सोच के साथ लेती है कि इस साल अगर अच्छी फसल होती है तो वो क्या करेगी, पिछले साल का कर्ज और इस साल का कर्ज जो है एक साल जो है छूट देगी। पर क्या होता है कि इस साल भी जो है औसत फसलों का ही उत्पादन होता है और इतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है कि वह कर्जे को छूट सके। इस प्रकार ये 2 सालों में जो है उसका कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब उसे उस कर्ज को छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ेगा और एक हिस्से ज़मीन को बेच करके जो है वो अपने कर्जे को छूटेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। स्वप्ना की फसल में बर्बाद हो जाने से उसकी ऋण अदायगी संभव नहीं हो पाई। ठीक है, उसने कर्ज उतारने के लिए क्या किया, अपनी ज़मीन का एक हिस्सा जो है उसने बेच दिया। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति खराब कर दी और इस स्थिति को जो है कर्ज जाल कहा जाता है। अर्थात इससे हमने 2 उदाहरण देखे। एक तो जो है एक व्यक्ति ने जो है अपनी ज़मीन से जो है उन्होंने क्या किया, ऋण लेकर के जो है उसने अपना मकान बनाया। लेकिन दूसरी ओर जो है एक बच्ची ने जो है, एक लड़की ने जो है ऋण तो लिया परंतु वह उस ऋण को छूट पाने में असफल रही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कर्ज की स्थिति होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी जो है आपके द्वारा लिया गया ऋण जो है आपको लाभ पहुंचाता है और कभी कभी जो है आपके द्वारा लिया गया ऋण जो है आपको हानि में भी पहुंचा जाता है और आप कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसको जो है बाहर निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। यह ऋण की नकारात्मक भूमिका अदा होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है ऋण क्या होता है, नकारात्मक स्थिति में आता है। ठीक है, तो बच्चों साख फिर से मैं बताना चाहूँगा, साख ऋण लेने या ऋण जैसी परिस्थिति को साख कहते हैं, परंतु साख का वास्तविक मतलब होता है हमारी वह वित्तीय स्थिति जिसके आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति, साहूकार, बैंक हमें ऋण प्रदान करता है, वह हमारी साख कहलाती है। अर्थात आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की जो है साख अलग अलग होती है। यदि आपके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद हैं तो आपको जो है भारी भरकम कर्ज मिल सकता है। आप बड़े सर्विस में हैं, आपकी सैलरी बहुत अधिक है तो आपको कर्ज अधिक मिल सकता है। लेकिन यदि आप सामान्य मजदूर हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, तब आपको आपकी इच्छा के अनुरूप कर्ज नहीं मिल पाता है। यही स्थिति जो है आपकी साख की होती है। ओके बच्चों, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे और प्रोजेक्ट का वर्क भी करेंगे। 10 तारीख से पहले मुझे सभी बच्चों के जो है असाइनमेंट चाहिए। थैंक यू।